नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं अपना नोट्स शेयर करने वाला हूँ। इस नोट्स के माध्यम से हम कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से कि हर साल 15 क्वेश्चन आने को है। 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से। अभी इस पॉलिटी से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको केवल यही जो 5 और 6 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, यहीं से आएंगे। और यह मैं अपने नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है यह टॉपिक। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने खुद अपना नोट्स शेयर कर रहा हूँ। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संविधान के सभी भाग को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सारी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और विशेष राज्य का प्रावधान हर साल क्वेश्चन 1 आता है, ये पढ़ेंगे। राज्य का पुनर्गठन हम पढ़ेंगे, कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप देखिए, तो अगर आप इन सब प्रश्नों पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए संविधान का भाग पूछा है। अब यहाँ आपको मैच कराया है, फिर अनुच्छेद पूछे हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स, फिर देखिए भाग को मैच कराने के लिए पूछा है, फिर यहाँ देखेंगे अनुसूचियों के बारे में पूछा है, अनुसूचियों को मैच कराने के लिए। अभी यहाँ देखिए कुछ कि ऐसे भी अलग टाइप के क्वेश्चन है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। अब देखिए उद्देशिका में सामाजिक शब्द कब जोड़ा गया, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। अब यहाँ सूची से भी क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आप देखेंगे तो देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन आए हैं, अनुच्छेद से मतलब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वहां से क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ देखिए राज्यों के निर्माण का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर से यहाँ पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, भाषाई आधार पर, ये भी देखिए यहाँ पूछा गया है। ये सब निर्माण कब किया गया, और अनुच्छेद के बारे में पूछा है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सूचना का अधिकार, ये अभी एपीएस में क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अनुच्छेद से अनुच्छेद से अनुच्छेद, कितने सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन है। डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर हम एक टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा संविधान का संशोधन। तो संशोधन वाले टॉपिक में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को हम लोग वहां पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको कम से कम पॉलिटी से जितने भी 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर। तो बस आप बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं संविधान के सभी भाग। अब संविधान में टोटल कितने भाग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में भी 22 भाग थे, और वर्तमान में भी जो संविधान है उसमें 22 भाग ही है। बशर्ते कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि भाग 4 है, तो भाग 4 है। अब भाग 4 में ही ए बी सी डी, अगर अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसमें ए बी सी डी करके ऐड किया जाता है। तो लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अगर आप जैसे 4A एक नया ऐड हो गया तो ये 23 भाग हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हम। ये है अभी 22 भाग ही। तो ये बात आप ना ध्यान रखिएगा कि इसमें 22 भाग हैं। तो संविधान में टोटल, और ऐसा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, तो याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो सबसे पहला भाग है वो बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ मतलब यूनियन के बारे में, और राज्यों के बारे में बात करता है। फिर हमारा भाग 2 है
यह बात करता है नागरिकता के बारे में, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन बाई बर्थ नागरिक है, कौन जो है नागरिक यहाँ का था लेकिन अब उसकी नागरिकता खत्म हो गई। ये सारी बातें भाग 2 में है, तो नागरिकता टॉपिक में है, भाग 2 में नागरिकता टॉपिक है। अब भाग 3 में देखिए, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल्स राइट्स की बात की गई है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या क्या है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये हो गए। अब फिर भाग 4 में देखिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी इसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या जरूरी है, ये सारी बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। मतलब राज्य के लिए, राज्य की नीतियों के लिए निदेशक तत्व है, मतलब ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि सरकार अगर सक्षम है तो ऐसा करे। अब मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार तो बाध्यकारी है, जो कि सरकार को करने ही करने हैं, लेकिन ये जो डीपीएसपी है इसको करना जरूरी नहीं है सरकार के लिए। मतलब सरकार चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, उसकी मर्जी पे है। अब इसको बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया गया है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीपीएसपी जो है बाध्यकारी है, तो यह जो है गैर बाध्यकारी है, ध्यान रखिएगा, गैर बाध्यकारी। और जो मूल अधिकार है यह बाध्यकारी है। अब बाध्यकारी गैर बाध्यकारी का जिसको मतलब नहीं पता है तो बता दूं, जैसे मूल अधिकार में जितने भी 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार है मूल अधिकार के वर्तमान में, अगर इनमें से आपका कोई जो है सरकार उल्लंघन करता है तो वो आप कोर्ट में जाके उसको सरकार के खिलाफ जो है अपील दायर कर सकते हैं कि इस मूल अधिकार का हमारा जो है उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन बात रही डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में भी जो राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ये राज्य को करना है, अगर वो राज्य नहीं कर रही है मान लीजिए, तो आप जो है कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सरकार तो ये काम नहीं कर रही है, आर्टिकल में ये लिखा है फला आर्टिकल में, लेकिन सरकार नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। गैर बाध्यकारी का मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बाध्यकारी का मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर क्रम से अगर अब देखिए, अब अगला देखिए भाग 4A है। अब जो ये 4A जोड़ा गया, तो अगर कहीं भी आपको कैपिटल बड़े अक्षर में A, B या क लिखा, क भी लिखा है तो मतलब यही बात है 4 का क, तो ये समझ जाइए कि ये बाद में जोड़ा गया है। अब ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, मूल कर्तव्य, ये बाद के संविधान में जोड़ा गया है और यह है भाग 4A में। और आप याद रखिए कि सारी बातें पहले ही पूछी जा चुकी है कि भाग 4 में क्या है, एग्जाम में आ चुका है, और भाग 3 में क्या है, ऐसी बातें पूछी गई हैं। अब मूल कर्तव्य है भाग 4A में, या तो फिर क में कह सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि कुल मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। फंडामेंटल ड्यूटीज वो चीज होती है जो कि नागरिकों के लिए, ये नागरिकों के लिए होता है। अभी तक हमने देखा कि नागरिक के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, वो कोर्ट में जाके ले सकता है। राज्य के लिए क्या कार्य दिए गए हैं, उसको करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने जो है 42वां संविधान संशोधन करके जो है 4 का क्लॉज ए जोड़ा। इसमें बोला गया कि अब नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य होंगे जो नागरिक को करने होंगे, बशर्ते यह जो है यह भी गैर बाध्यकारी है, गैर बाध्यकारी है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो उसमें 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा कुल 11 है। स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जैसा कि मैंने बताया नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य है दिए गए हैं,
लेकिन यह गैर बाध्यकारी है। अगर नागरिक उनमें से कोई कर्तव्य पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य की सिफारिश कौन किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके साथ ही बाद में एक और कमेटी स्थापित की गई, वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि इसको जो है बाध्यकारी बना दिया जाए, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना गया। तो कुल मिला के याद रखिए कि स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा कमेटी जुड़ा है मूल कर्तव्य से, और ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्यों को। तो ये हो गए। अब इन चारों को क्रम से याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए पहले एक जो है कोई देश है, अपना इंडिया है। अब इंडिया में क्या होगा? संघ होगा, मतलब पूरा एक इंडिया की बात होगा। फिर उसमें क्या होंगे? राज्य होंगे। राज्य में कौन होगा? नागरिक होगा। कुछ जो है नागरिक के अधिकार होंगे। अगर नागरिक के अधिकार होंगे तो कुछ राज्य के अधिकार होंगे। फिर राज्य के अधिकार होंगे तो कुछ नागरिक के कर्तव्य भी होंगे। तो ये ऐसे क्रम में याद कर सकते हैं, ये है। बाकी आगे चलिए। अब देखिए भाग 5 में जो लिखा है संघ के बारे में, संघ यूनियन के बारे में, और यह जो है संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ये रेंज आप याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई मान लीजिए 53वें अनुच्छेद की बात कर रहा है और पूछ लिया गया किसके बारे में है, तो एक ही इतना आपके दिमाग में आइडिया होगा कि हमने देखा था कि भाग 5 में जो है यह यूनियन के या तो संघ के बारे में बात किया गया है, और यह जो है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। भाग 6 में देखिए क्या है, राज्यों के बारे में बात किया गया है। अब जो है यूनियन के बाद स्टेट के बारे में बात है, और 151 यहाँ खत्म होता है तो 152वां से स्टार्ट हो जाता है राज्य के बारे में, और यह चलता है अनुच्छेद 237 तक। तो याद रखिएगा ये सारे ऐसे क्रम। आप आगे देखिए भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के साथ जो है ख के राज्य हैं, लेकिन इसे बाद में निरस्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया। भाग 8 है, देखिए इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया गया। मतलब यह क्या है, तो संघ हो गया, राज्य हो गया, अब यूनियन टेरिटरीज। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरीज, तो ये हो गया। अब यूनियन के बाद जो है बचा क्या, तो फिर पंचायतों के बारे में भाग 9 में बात किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया था, याद रखिएगा। अब भाग 9A है, इसमें नगर, तो इसमें जो है नगर पालिकाओं की बात किया गया है भाग 9A में। ये जो भाग 9 है इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और भाग 9A जो है इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब अगला है हमारा भाग 9B है। अब देखिए 9A है 9B, तो मैंने बताया था अगर A B या क ख जहाँ लिखा हो तो मान लीजिए कि वो बाद में जोड़ा गया है, ऐड किया गया है बाद में, मूल संविधान में नहीं था। तो फिर 9B में जो है सहकारी सोसाइटियां, सहकारी समितियों के बारे में बात किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो याद रखिएगा ये बात। अब ये अलग से जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया था 9B को, 9A को, और भाग 9 जो है 73 में, याद रखिएगा। ऐसे ही भाग 10 जो है यह अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। भाग 11 जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंधों को बताता है। अब भाग 12 जो है यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बात करता है। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बात करता है। भाग 14 जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं। अब ये क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, जो IS, PCS, UPSC है या UPPCS है, यह सब भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, भाग 14 में आते हैं।
भाग 14A देखिए, इसमें अधिकरण की बात की गई है। अधिकरण मतलब ट्राइब्यूनल, जैसे आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एनजीटी, ये सब वगैरह आपने सुना होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये जो है भाग 14A के तहत जो है स्थापित किए जाते हैं। तो यह बात भी आप याद रखिएगा। अब यह जो है अधिकरण की बात करें तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, तो याद रखिएगा। अब भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन की बात होता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 राजभाषा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, कौन से भाग में राजभाषा की बात की गई है। भाग 18 में आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन। अब पता है आपको कि भारत में जो है 3 प्रकार की इमरजेंसी है। भाग 19 में जो है प्रकरण की बात, भाग 20 में संविधान संशोधन, तो भाग 20 जो है इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की बात की गई है। अब भाग 21 में अस्थायी, विशेष उपबंध और संक्रमणकालीन, ये सारी बातें भाग 21 में है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक जो है प्राधिकृत पाठ, तो ये सारे हैं। अब लास्ट के जो है तो आपको भाग जो है 20 याद रखना है, भाग 18 याद रखना है, भाग 17 याद रखना है, भाग 15, भाग 14, तो ये सारी आपको याद रखना है। बाकी ऊपर के अगर आप देखें तो भाग 14 आपको याद रखना है, अधीन सेवाएं की बात, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। और फिर भाग जो है 9 के ऊपर सब याद रखना है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हैं। अब चलिए हम अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें संविधान के सभी अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, तो याद रखिएगा। अब हम बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में मतलब जब संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, तब कितनी 8 ही अनुसूचियां थी। और हम बात करें जो 8 ही थी, 8 के बाद ये जो 4 ऐड की गई हैं ये बाद में ऐड की गई हैं, तो याद रखिएगा मूल संविधान में 8 ही थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। बाकी अब देखिए पहली अनुसूची में क्या है, तो बात करें तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। हमने वहां देखा था पहले भी जो भाग में, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई थी। यहाँ भी पहली अनुसूची में राज्यों और जो है संघ राज्य क्षेत्रों या यूनियन टेरिटरीज के बारे में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। बात करें दूसरी अनुसूची में, तो उसमें जो है वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है। किसका? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन, और जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबके जो चेयरमैन है और जो है डिप्टी चेयरमैन है, इनके जो है पेंशन भत्ते की बात की गई है। तो याद रखिएगा इसमें, और एक बात याद रखिएगा, ये सब हो गए अगर किसी संस्था की, सरकार के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें केवल सीएजी के वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है और किसी की नहीं। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर की हम अगर कह दें अनुसूची 2 में बात की गई है, तो बिल्कुल नहीं की गई है। किसी संस्था की बात करें, जैसे अब ये हो गया राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति कोई संस्था थोड़ी है, तो उनको अगर हम छोड़ दें, तो जैसे किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कैग वगैरह हो गया, यूपीएससी, तो यूपीएससी की भी इसमें बात नहीं की गई है पेंशन भत्ते की। वो मिलता है, वो अलग है, वो हम दूसरे आर्टिकल से उनको मिलता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, इसमें केवल कैग मेंशन है, और कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आगे देखिए अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ या प्रतिज्ञा की बात की गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की। और ध्यान रखिएगा वेतन भत्ते में प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है, और जो है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की नहीं की गई है, केवल राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात की गई है, और शपथ प्रतिज्ञा इसमें बात है। अब
चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन कैसे होगा इसकी बात की गई है। लोकसभा के सीटों का आवंटन नहीं, केवल राज्यसभा। पांचवी अनुसूची की बात करें तो ये जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें 4 राज्यों की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है अलग से, केवल और 4 है, केवल यही जो 4 राज्य हैं उन्हीं के बारे में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको AMTM से याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अनुसूचियों में बात करें तो 5वीं और 6ठी अनुसूची खूब पूछी गई है। 5वीं, 6ठी, 7वीं अनुसूची, तो इसमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है भाषाएं, इसमें बात की गई है। और आपको पता है तो जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं टोटल, याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो इंग्लिश है, इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके इनमें कौन सा नहीं है 8वीं अनुसूची की भाषा, तो इंग्लिश दिया होगा तो गलत है, नहीं है वो। अब यहाँ से देखिए 9वीं अनुसूची की बात हो रहा है। इसमें कुल अधिनियम और विनियमों का जो है विधि मान्य की बात की गई है। असल में ये वो अनुसूची है, ये 9th शेड्यूल की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें अगर कोई भी कानून बना के आप 9वें अनुसूची में जोड़ देते हैं तो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो यह 9वीं अनुसूची है जो कि बात करता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। तो याद रखिएगा। अब 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल के आधार पर जो है निरर्हता की बात की गई है। जैसे मान लीजिए दल बदल वो होता है जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई विधायक, सांसद है, वो पहले A पार्टी से इलेक्शन जीता, बाद में उसने पार्टी बदल ली, पार्टी B में आ गया, तो दल बदल के आधार पे उसे जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, निरर्हर घोषित, मतलब उसकी मान्यता खत्म। तो ये है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायतों की शक्तियों की बात की गई है, और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पंचायतों आदि की शक्तियों की बात की गई है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो 4 जो अनुसूचियां हैं बाद में जोड़ी गई हैं तो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई होंगी। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 9वीं अनुसूची है तो यह पहले ही, अगर हम बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। पहली बार जब संविधान हुआ तो उसमें 9वीं अनुसूची ही जोड़ दिया गया। और ये कब हुआ था? पहली जो है संविधान संशोधन तो 1951 में किया गया था। आपको पता है 1950 में संविधान तो लागू ही हुआ था, उसके 1 साल बाद संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, याद रखिएगा। अब हम बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, और यह हुआ कब था? तो 1985 में। तो इसको याद रखिएगा। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन। अब 11वां जो है अनुसूची तो आपको पता ही है, ऊपर हमने बताया कि पंचायतों की शक्तियां या पंचायतों के बारे में कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन, और 12वीं जो है तो यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा आपको। अब कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली क्या है, कौन कौन शामिल होता है। तो अभी हम लोग यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, क्योंकि अगर कंफ्यूज आपको करता है तो उपराष्ट्रपति का दे देगा और बोलेगा कि क्या ये राष्ट्रपति का है, कथन 1 2 3 करके ऐसे।
तो याद रखिएगा, जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सी लोग शामिल होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, केवल इनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति निर्वाचन में अगर कोई भी शामिल हो रहा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, चाहे विधानसभा, चाहे दिल्ली और पुडुचेरी के, ये होंगे तो केवल निर्वाचित ही होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि मनोनीत तो खुद राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 लोगों को, तो राष्ट्रपति खुद मनोनीत कर रहा है तो वो थोड़ी राष्ट्रपति को चुनेगा। तो ये ऐसे आप याद रखिएगा। तो इसमें निर्वाचन में जो होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, इसको कंबाइंड रूप से संसद के निर्वाचित सदस्य कह सकते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अब विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लेकिन आपको पता है कि 2 और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें विधानसभा है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल निर्वाचित सदस्य सभी के, तो याद रखिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि मनोनीत जो है या नामांकित सदस्य क्यों नहीं है, तो राज्यसभा से 12 सदस्य जो है नामांकित होते हैं, लोकसभा से 2। अब इसे करता कौन है, तो करते तो है राष्ट्रपति ही। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तब तो ये नामांकित होंगे, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनके जो है महाभियोग के बारे में। तो अगर महाभियोग की बात करें, मतलब इम्पीचमेंट, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो इसमें प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, तो देखिए, अगर जिस सदन में बात उठा कि राष्ट्रपति में महाभियोग लाना चाहिए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो है राज्य के विधानसभा में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा उठ ही नहीं सकता, मतलब इम्पीचमेंट स्टार्ट नहीं होगा। केवल और केवल लोकसभा या राज्यसभा, किसी में, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में स्टार्ट होता है, लोकसभा में कि राज्यसभा, तो जरूरी नहीं है लोकसभा से स्टार्ट होगा कि राज्यसभा से, इनका महाभियोग किसी से भी स्टार्ट होता है। तो जिस सदन से स्टार्ट होगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन का जो है राष्ट्रपति को पहले नोटिस देना होगा कि आप पे महाभियोग जो है चलेगा। और इनके ऊपर महाभियोग केवल और केवल एक ही आधार पे चलाया जा सकता है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, और किसी आधार पे नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति का जो है महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग चला ही नहीं जा सकता, केवल एक ही कारण है, केवल, लिख लीजिए। तो याद रखिएगा, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए और आधार होगा संविधान का उल्लंघन। अब इसमें शामिल कौन से होंगे लोग, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित, मतलब मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत सारे सदस्य जो है शामिल होंगे इम्पीचमेंट में। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चुका है, अभी सदन में जो बैठे लोग हैं वो निर्वाचित और नामांकित या मनोनीत दोनों लोग हैं, तो सारे लोग जो है वोट करेंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य जो हैं इनके महाभियोग में भाग लेंगे। याद रखिएगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देना चाहता हो, तो यह किसको देगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को। तो देखिए, अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, मतलब संसद के सभी सदस्य, मतलब जो लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ देखिए और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर संसद के जो है केवल निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के भी लोग हैं लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं है, तो याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। वैसे आप फोकस करिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फोकस करिए राष्ट्रपति पे, अगर आप समझ रहे हैं तो दोनों याद करिए। आगे बढ़ते हैं, हम विशेष जो है राज्यों के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। अब हमारे जो है संविधान में
हमारे भारत के कुछ राज्यों के बारे में उनको विशेष जो है स्टेटस दिया गया है, विशेष उपबंध किए गए हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, तो देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो एक ही आपको पता ही है, टूट के बने हैं। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये सारे जो राज्य हैं, तो कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 12 ऐसे राज्य हैं जिनको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब यह बात किस में किया गया है, तो भाग 21 में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें हम लोग भाग पढ़ रहे थे, तो 21 में विशेष राज्यों का प्रावधान। अब यह अनुच्छेद 371 से 371 ज तक का, तो ऐसे इसमें क ख ग करके ABCD करके ऐड किए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात किया गया है। एग्जाम में आपसे यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही ऐसा बोल दिया जाएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात को जो है विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के बारे में दिया गया, तो अनुच्छेद 371। 71 में महाराष्ट्र गुजरात दोनों का प्रावधान है, याद रखिएगा। क्यों, आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात स्टार्टिंग में आज़ादी के पहले दोनों एक ही राज्य थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बाद में इनको तोड़ के अलग कर दिया गया, तो इसलिए 371 में ये दोनों है। हम बात करें 371A में, या फिर आप कह सकते हैं 371 क, इसमें नागालैंड की बात की गई है। 371B में आसाम की बात की गई है। 371C में मणिपुर की बात की गई है। 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की गई है। 371E में आंध्र प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। अब 371F में सिक्किम की बात की गई है। 371G में मिजोरम की बात की गई है, और 371H में अरुणाचल प्रदेश, 371I में गोवा, 371J में कर्नाटक। तो इतना याद रखिएगा, इधर जो है आर्टिकल और कौन से राज्य में है यही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम राज्यों का जो है निर्माण या पुनर्गठन की बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे अभी भी दिखाऊं आपको। तो यहाँ अगर राज्यों के क्रम के बारे में, ये देखिए, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम कब बता पाएंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा राज्य किस वर्ष गठित हुआ था, तब तो बता पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन की बात कब स्टार्ट हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हुआ कि अब राज्यों का गठन कैसे किया जाए, राज्य को हम कैसे बनाएं कि ये इनको हम आंध्र प्रदेश, इनको तेलंगाना, या इसको यूपी, इसको बिहार कहेंगे, तो कुछ आधार होना चाहिए कुछ। तो इन सब पे बात कब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहली कमेटी 1948 में। भारत आजाद कब हुआ, तो 1947 में। उसके बाद 1 साल बाद धर कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई, यह जानने के लिए कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया। फिर उसके बाद जो है JVP कमेटी जो है गठित की गई 1948 में, उसी साल। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो JVP आयोग है, तो J से हो गया जवाहरलाल नेहरू, और V से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और P से हो गया तो पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोगों का एक आयोग था 1948 में, ये गठित किया गया, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1956 में आंध्र प्रदेश की जो है स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और 1955 में फिर एक कमेटी गठित की गई थी, फजल अली आयोग। तो याद रखिएगा कि ये जो फजल अली आयोग 1955 में गठित हुआ था, 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो हो सकता है आपको लगे कि इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर गठित हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। ये जो आंध्र प्रदेश, ये JVP आयोग के रिकमेंडेशन पर गठित किया गया था। अब 1948 में तो देखिए कौन सा राज्य कब गठित हुआ। तो सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ तो जम्मू कश्मीर। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन के बाद कौन सा राज्य गठित किया गया, तो यह है आंध्र प्रदेश।
क्योंकि 1955-56 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया, उसके तहत आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। तो उस हिसाब से प्रथम राज्य गठित हुआ आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ आज़ादी के बाद पूछा जा रहा है, तो आज़ादी के बाद पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है। फिर 1950 में उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ओडिशा, तमिलनाडु, ये सारे राज्यों का गठन किया गया एक ही साथ 1950 में। फिर 1956 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक का गठन किया गया। 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात का गठन किया गया। जैसा कि मैंने बताया ये टूट के बने हैं एक ही साथ, तो जहां भी ये दिखेंगे एक साथ दिखेंगे। ऊपर भी हमने देखा था, यहाँ पर 371 में एक साथ थे। अब देखिए 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। 1966 में पंजाब का गठन किया गया। एक इसी के साथ एक यूनियन टेरिटरीज का भी गठन किया गया, चंडीगढ़ का। अब फिर 1966 में हो गया पंजाब, चंडीगढ़। 1971 में हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश वाला पूछ लिया गया है। और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। 1975 में सिक्किम, कई बार पूछा गया है कि सिक्किम का गठन कब किया गया, तो 1975 में। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन किया गया। अब सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तेलंगाना की बात करें तो 2014 में गठित किया गया तेलंगाना की, यह भी कई बार पूछा गया है। फिर लास्ट में सबसे अंतिम में आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके लद्दाख को अलग जो है राज्य बनाया गया, तो 2019 में सबसे लास्ट में। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनमें आप जो है लद्दाख का याद रखिए, रिसेंट में हो सकता है इस साल पूछ लिया जाए। तेलंगाना का याद रखिए 2014 में। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का गठन हुआ। और हिमाचल प्रदेश याद रखिए, सिक्किम याद रखिए। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। मोटा मोटा का जैसे आप याद रख सकते हैं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम, सन 2000 में छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो इसमें मैच कराने के लिए आएगा तो आप मैच करा लेंगे। अगर क्रोनोलॉजी सेट करने को आया तो आप एटलीस्ट गेस तो कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 271 में हुआ तो कौन किसके आगे होगा, ऐसे करके। तो वो वाला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। तो यहाँ देखिए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया। और अभी हमने यहाँ सारे जो है राज्यों के बारे में देखा कि कौन सा किसका गठन कब किया गया है। अब यही वो सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है। तो देखिए नागालैंड की स्थापना हमने अभी देखा कि 1963 में हुआ। और मेघालय की स्थापना जो है कब किया गया, तो 1972 में। सिक्किम की स्थापना कब किया गया, तो 1975 में। और फिर अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और फिर अगला ही क्वेश्चन देखिए, वो यहीं से है, कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो हमने अभी बताया कि 1956 में जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया था। फिर वही क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो आंध्र का। यहाँ ध्यान किया भाषाई आधार पर पूछ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको यही बताया कि भाषाई आधार पर पूछे तो आंध्र प्रदेश है, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछे तो जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप एग्जाम में अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं जो उसका गठन किया गया। तो 1944 में आज़ादी के पहले ही दादरा नागर हवेली का गठन कर दिया गया था, दादरा नगर हवेली। अब देखिए 1952 में दिल्ली की स्थापना हुई। फिर 1954 में पुडुचेरी की। फिर 1956 में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार।
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपको दोनों पता है कि ये जो है एक द्वीप है, तो दोनों की एक साथ हुई थी 1956 में। फिर उसके 10 साल बाद 1966 में चंडीगढ़ की स्थापना हुई। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ देखिए चंडीगढ़ 1966 में पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ की भी स्थापना हुई थी। फिर 1987 में दमन एंड दीव की स्थापना हुई, और ऊपर 1987 में हम लोगों ने देखा था गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 राज्य और जो है दमन एंड दीव एक ये यूनियन टेरिटरी, दोनों की जो है साथ में स्थापना की गई थी, चारों की। तो 1987 में फिर देखिए सन 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन दीव, इन जो है दोनों राज्यों को आपको अगर नहीं पता है तो दादरा नागर हवेली ये एक राज्य है और दमन और दीव जो है एक है, नाम भले ऐसा 2 है लेकिन एक ही है। तो दादरा नागर हवेली दमन दीव को 26 जनवरी सन 2020 को जो है मर्ज करके एक कर दिया गया। इसका डेट आप याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 को, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। बाकी लद्दाख भी जो है एक यूनियन टेरिटरी है, 2019 में बना था, तो ये भी याद रखिएगा। ये एक लद्दाख वाली बात और ये मर्जर वाली बात, ये दोनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं, राज्यसभा की, और फिर जो है ये दोनों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो हम लोग देखेंगे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की, कौन सा राज्य पॉपुलेशन की दृष्टि से किस नंबर पे आ रहा है, और एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पॉपुलेशन की दृष्टि से आपको स्टार्टिंग के 4 क्रम में लगाने को एग्जाम में आ चुके हैं, और पॉपुलेशन से। तो हम सबसे पहले लोकसभा की सीटें देखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ है, और राज्यसभा की। तो सबसे ज्यादा सीटें चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की, वो कहाँ है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है। अब फिर राज्यसभा की बात करें तो 31 है। ये नंबर भी याद रखिएगा, और यहाँ जरूरी है कि क्रम याद रखिए, क्योंकि हाल के दिनों में ट्रेंड है कि अब क्रम पूछा जा रहा है, नंबर कम, और नंबर भी आ रहा है तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए। फिर देखिए दूसरे नंबर पे जो सीटें की बात करें तो लोकसभा में यहाँ महाराष्ट्र के लिए 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19, ये दोनों टॉप के हैं सबसे ज्यादा। फिर पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में बात करें तो 16 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे राज्यसभा में बात करते हैं तो तमिलनाडु आता है, राज्यसभा में 3rd नंबर आता है, क्योंकि पहला इसका हो गया, दूसरा फिर तीसरा इसका। लेकिन लोकसभा सीटों को ये जो क्रम लगाया गया है 1 2 3 4 5, ये हम लोकसभा के सीटों के हिसाब से लगा के रखे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बिहार में देखिए 40 है, और बात करें राज्यसभा तो 16 सीटें हैं। तमिलनाडु में जो है 39 है, यहाँ जो है 18 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 28 है और यहाँ पर जो है 12 है। ऐसे ही गुजरात में 26 है और आंध्रा में 25, राजस्थान में 25। तो ये सब देख लीजिए। उड़ीसा, ये चीज़ें मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, कंपटीशन जीके, वहाँ से आप पूरी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जनरली नीचे का नहीं आता, लेकिन आप जो है एक माइंड में रखिएगा। उड़ीसा का 21 है, केरल का 20 है, तेलंगाना का 17 है, आसाम का 14 है, झारखंड का 14, पंजाब का 13 है, छत्तीसगढ़ का 11 है और हरियाणा का 10 है। कुल वैसे तो 28 राज्य हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो है 18 राज्यों को पढ़ा। बाकी नीचे जो है अब ये 1 डिजिट वाले हैं, यहाँ हमने 2 डिजिट तक जितना था वो देख लिया। तो ऐसे जो है आप याद रख सकते हैं ये सब। राज्यसभा की भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रा, तो ये लगभग 11-12 है, तो याद रखिएगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि पॉपुलेशन की दृष्टि से और एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन पहले नंबर पे। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की दृष्टि से तो यूपी पहले नंबर पे आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है 6ठे नंबर पे तमिलनाडु, 7वें पे राजस्थान, 8वें पे कर्नाटक, 9वें पे गुजरात, 10वें पे आंध्र प्रदेश।
और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, यूपी हमारा है चौथे नंबर पे, तो यूपी का चौथा नंबर है और इधर पहला। पांचवें पे आता है गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा। कर्नाटक छठे नंबर पे, आंध्र प्रदेश सातवें पे आता है, उड़ीसा आठवें पे, छत्तीसगढ़ नौवें पे और जो तमिलनाडु है ये 10वें नंबर पे आता है। तो ये इसका क्रम, स्टार्टिंग के चार तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, ये चार और ये चार, और चौथे नंबर पे यूपी है ही। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं राज्यों की जो है विधानसभा सीट और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहले हम विधान परिषद को देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो है भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनी है, इसको द्विसदनी भी कहते हैं, मतलब 2 सदन है, ये जो विधानसभा और विधान परिषद। अब विधानसभा तो सब जगह है जितने भी राज्य हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 में ही है। तो याद रखिएगा, टोटल अगर हम भारत में विधान परिषदों की संख्या बात करें तो 426 है, और 6 राज्यों में कुल 426 सीटें हैं। जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सीट कितनी है 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। और आपको पता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक टाइम में एक राज्य थे। तो ये है, बाकी इसको आप पूरा नंबर याद रखिए, मैच द फॉलोइंग में हो सकता है ये पक्के से आएगा। यूपी का तो आपको पता है 100 सीट है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में है 78 सीटें, बिहार में है 75, कर्नाटक में है 75। ये टॉप के 4 हो गए, यहाँ हो गया 75 बिहार कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में 100 और 78 हो गया, और इधर जो है 58 है और 40। अब आइए विधानसभा वाली सीटों में, 6 ये याद रखिएगा, 6 राज्यों में है विधान परिषद। अब कुल विधानसभा, भारत में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4123 सीटें हैं। और विधानसभा की एक बात आपको याद रखनी है जो फिक्स है, कि इसमें जो है मैक्सिमम सीटें 500 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य है, उत्तर प्रदेश ही है, तो यहाँ 500 सीटों से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए किसी विधान परिषद में संख्या, और कम से कम 60 से भी कम नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए 403 सीटें हैं। अब ये 403 है, लेकिन आप इसे 503 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि 500 का लिमिट ही है, 400 कर सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, लेकिन ये हम देखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की 60 से भी कम सीटें हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हिसाब, ये जो जारी होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं कि 60 सीटें दी जाए। तो देखते हैं आगे। पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, बिहार में 243 सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें, कर्नाटक में 224 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें हैं। अब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन आपको पता है ज्यादातर रेगिस्तान है, तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से मात्र 200 सीट है। अब राजस्थान देखिए पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन से नंबर पे आ रहा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान 7वें नंबर पे है, तो पॉपुलेशन काफी कम है, इसलिए 200 सीटें हैं। गुजरात में 182 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 175, ये हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व के राज्यों की, इनकी याद रखिएगा आप कि यहाँ तो आसाम में जो टोटल सीटें हैं विधान सभा की तो 126 है, अरुणाचल प्रदेश की है 60। अब ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब की 60 सीटें हैं। किसकी किसकी? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मिजोरम की सीटें हैं 40 और सिक्किम की सीट है 32। और अभी हमने वहां देखा
कि जो राज्य हैं उनकी कम से कम संख्या 60 से नीचे होनी ही नहीं चाहिए। तो 60 तो ये है त्रिपुरा का, लेकिन मिजोरम और सिक्किम ऐसे दो राज्य हैं, याद रखना है, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। गोवा वैसे राज्य है लेकिन मैंने आपको डाल दिया यहाँ, क्योंकि राज्य, बड़े राज्यों में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो बड़े राज्यों में जो नॉर्मल राज्य है उसमें गोवा ही है जिसकी 60 से कम सीट है, 40 है, और ऐसा बात एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा। मिजोरम, गोवा, सिक्किम है जिनकी इस लिमिट से कम सीटें हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में सीटें हैं आसाम की। और फिर यूनियन टेरेटरीज में देख लीजिए आप। अब हमारे यहाँ ऐसी 3 यूनियन टेरेटरीज हैं जिसमें कि विधानसभा है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो स्टार्ट नहीं की गई है, तो अभी जो है इसकी 90 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, दिल्ली में जो है वो 70 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ जम्मू का आप याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में यह जो है न्यूज में है। तो जम्मू में 90 सीटें हैं, ये बात आपको मरते दम तक याद रखना है, एग्जाम तक। बाकी हमने यहाँ देख लिया विधानसभा सीटें, इसकी लिमिट भी एक बार पूछ ली गई है कितनी होती है, 60 मिनिमम, 500 मैक्सिमम। मिनिमम 500 जो है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकार को पढ़ते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लगता है कि ये सेम है। अब जैसे आपने देखा होगा तो आपको अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद जो है 22 में हो सकता है खास अंतर ना समझ में आए, लगे कि दोनों बातें तो एक ही कह रही हैं। फिर जो कंफ्यूजन होता है वो अनुच्छेद 23 में होता है और अनुच्छेद 24 में होता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और इन दोनों में, तो मैं इसको क्लियर अभी कर रहा हूँ। और फिर अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये तो सब धर्म के लिए लगता है कि सब एक ही है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे अलग पूछ लिया गया तो आप जो है चकरा जाएंगे। फिर अनुच्छेद 29 और 30 ये सेम नेचर के हैं, तो इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 22 क्या कहता है, देखिए कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त है। जैसे कि अगर आप एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ये कहता है आर्टिकल। क्यों? क्योंकि आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि से कुछ संरक्षण प्राप्त है। आपको 2 बार एक ही चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती, और कोई भी सजा ऐसा नहीं होगी कि कानून बना नहीं है लेकिन आपको सजा मिल रही है, या कानून जैसे आज बना है आज की तारीख में, मतलब सजा आप कर रहे हैं आज की तारीख में, कानून कल बन रहा है तो कहा जाएगा कि आपके ऊपर ये जो है कानून लागू होगा पूर्ववर्ती तिथि से, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कहता है। और फिर अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। अगर सरकार आपको जो है हिरासत में नजरबंद कर सकती है, अगर वो कुछ लगे उसको कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए कुछ जो है खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये कहता है ये बात। अब अनुच्छेद 23 देखिए, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। इसमें क्या है कि बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार, मतलब जबरदस्ती बेगारी आपसे नहीं कर सकते बिना पैसे के, जैसे पहले होता था कि अगर आपके पिताजी किसी लोन में जो है फंसे हैं तो लड़के से बलात् श्रम किया जा रहा है, फ्री में काम कराया जा रहा है कि वो पैसा चुकता करेगा, तो वो नहीं कराएंगे। और अवैध मानव व्यापार नहीं होगा, मानव का व्यापार अवैध रूप से नहीं होगा, तो इसके जो है विरुद्ध प्रतिषेध है, निषेध है। फिर देखिए 24 आर्टिकल कह रहा है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध, मतलब ऐसे जो खतरनाक कारखाने हैं वहां बच्चों के कार्य करने से प्रतिबंध है। लेकिन यह आर्टिकल ये भी कहता है कि आपका घरेलू कोई कार्य है, जैसे आपकी किराने की शॉप है, बच्चा स्कूल से आने के बाद वहां काम कर रहा है, हाथ बटा रहा है 2-3 घंटे, तो ये अलाउड है, तो याद रखिएगा ये बात। अब ये नहीं कि किसी टफरी पे कोई बच्चा चाय पिला रहा है जो कि स्कूल से आने के बाद, तो आप वहां केस कर दें उसको, तो ऐसा नहीं कर सकते।
अगला देखिए, आर्टिकल 26 कहता है धर्म की अभिवृत्ति है, मतलब आप कौन सा धर्म मानेंगे ये आपको छूट है। 26 कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन, जैसे आपका कोई धार्मिक संस्था है तो आप उसका संचालन कर सकते हैं। 27 कह रहा है कि धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अगर आप कोई धर्म प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उस पर सरकार कर नहीं लगाएगी। धार्मिक आदेश जारी करने की आज़ादी, तो ये है। 29, 30, अब ध्यान रखिएगा कि 25, 26, 27, 28 ये धर्म से रिलेटेड है। 29, 30 अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और 30 में कहता है अल्पसंख्यकों की अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने एवं चलाने का अधिकार है, तो याद रखिए। अब कुछ जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो उल्लेख है 36 से 51 के बीच में है। तो कुछ हम जो है इम्पोर्टेंट देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इनको पढ़ने से पहले हम जो है मूल अधिकार को देख लेते हैं। मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम DPSP पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार जो है कुल 6 प्रकार के हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं यहाँ देख लीजिए, 6 प्रकार हैं। अब वर्तमान में है 6 प्रकार के, लेकिन याद रखिएगा कि मूल संविधान में जो थे, मूल संविधान में 7 थे। अब ये एक कम कौन हुआ, तो एक जो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है उसे अब खत्म कर दिया गया है, मूल अधिकार नहीं है। कब खत्म कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में 6 हैं। 6 कौन से हैं हम देख लेते हैं एक एक करके बारी बारी से। पहला हमारा है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ये जो 5 अनुच्छेद हैं इनको समता का अधिकार कहते हैं। फिर 19 से 20वां जो है, 19 से 22वां स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 4 आर्टिकल जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करते हैं। 23, 24 अभी हमने देखा। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 29, 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। एक लास्ट में हमारा 6वां है 32वां। 32वां आर्टिकल कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यही ये आर्टिकल है जो कहता है कि ऊपर के जो 5 ये अधिकार दिए गए हैं, अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जाने को हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये कहता है, और इसी को जो है BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। किसको, अनुच्छेद 32 को। अब देखिए संविधान की हृदय और आत्मा की बात करें, हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा की बात करें अम्बेडकर ने, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगर संविधान की आत्मा क्या है, आत्मा की, केवल आत्मा की बात करें तो यह जो है प्रस्तावना है, प्रियम्बल। दोनों बातें याद रखिएगा, ये बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होगा दोनों में डिफरेंस। तो ये हो गया हमारे जो है 6 मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में एक बात और पूछी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, जैसे अब बात उठता है कि क्या जो ये मूल अधिकार है वो हमारे देश के नागरिक के लिए भी है और विदेशी के लिए भी है। विदेशी के लिए भी, जो विदेश से लोग आए हैं यहाँ रह रहे हैं, क्या उनका भी मूल अधिकार है? क्या वो भी ऐसा कह सकते हैं कि हमें भी ये मूल अधिकार जो है इसका उल्लंघन हुआ, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्रदान किए गए हैं, वो विदेशी के लिए नहीं है। तो ऐसे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल जो है नागरिक के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए, और विदेशी के लिए है ही नहीं। बाकी के जितने बचे वो भारतीय के लिए, भारतीय नागरिक के लिए भी है और विदेशी दोनों के लिए है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब जैसे थोड़ा इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊं, तो
15 और 16 में जो है शिक्षा संस्थाओं में और नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। यह नागरिकों के लिए है। अगर कोई विदेशी फॉर्म अप्लाई कर दे, बोले कि हमें भी आरक्षण चाहिए, तो क्या उसे मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो यही बात है। अब जैसे ये 29-30 है, तो अभी हमने 29-30 यहाँ देखा कि अनुच्छेद 29 और 30 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक तो हमारी जो ईसाई है, ईसाई, तो ईसाई भी जो इंडिया में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी ईसाई आके कह रहा है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमें अपने हितों का संरक्षण है और हम शैक्षणिक संस्थाओं खोलेंगे जिसमें हमें ये अधिकार दिया गया है, तो ऐसा नहीं कर सकता। आप विदेशी हैं, भले अल्पसंख्यक है लेकिन विदेशी हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इसका ये मतलब हुआ। तो ये हो गया इसका, दोनों का मतलब समझ लीजिए। ये याद रखिएगा, ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है कि इतनी प्रकार के हैं, समता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है। ऐसे दे दिया जाएगा कि 19 से 22 जो है कौन सा अधिकार है, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म का। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चलिए हम डीपीएसपी को देख लेते हैं यहाँ। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है हम वही देखेंगे, बाकी क्रम से हम नहीं देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। वैसे डीपीएसपी तो अनुच्छेद 36 से स्टार्ट है, लेकिन हम 39A का पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 39A बार बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 39A जो है बाद में जोड़ा गया है और यह बात करता है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की। जैसे मान लीजिए किसी जो है केस वगैरह में आप फंसे हैं, तो आप गरीब हैं, आपको वकील करने का पैसा नहीं है, अब सामने वाली पार्टी बहुत अमीर है, वो वकील कर ली, तो क्या आप बिना वकील के लड़ेंगे? तो केस तो वैसे ही हार जाएंगे। तो उसके लिए सरकार जो है आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी, मतलब फ्री में जो है एक वकील देगी आपको। तो ये आर्टिकल कहता है 39A। ऐसे ही 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन या ग्राम पंचायतों का गठन। इसे गांधीवादी विचारधारा कहते हैं, मतलब गांधी जी ने ऐसा कहा था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। 41वां काम का अधिकार, मतलब आप देश के नागरिक हैं, देश में पैदा हुए हैं, तो आपको काम तो मिलना चाहिए ना भाई। मतलब काम सरकार दे ही नहीं रही है, बस सरकार बन गई है, मतलब नौकरी भी तो मिलना चाहिए। तो मनरेगा वगैरह जो है इसी स्कीम जो है ये अनुच्छेद 41 के तहत आई है। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि डीपीएसपी जो है गैर बाध्यकारी है। सरकार अपनी मर्जी से कुछ कर दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको बाध्यकारी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार करती है। जैसे मैंने बताया ग्राम पंचायत का गठन, निःशुल्क कानूनी सहायता भी है देश में, काम का अधिकार के तहत मनरेगा जैसे स्कीम भी चलाए जा रहे हैं। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता, मतलब आप जो ये सब कार्य करेंगे उसका कुछ मानवीय दशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बीच फैक्ट्री में चारों तरफ आग लगा के बीच में डाल दिया जाए, बोलो यहाँ काम करो, तो ऐसा काम नहीं है, वो हो गया मानवीय दशा। और मातृत्व सहायता, मतलब मातृत्व सहायता जैसे कि आपने मातृत्व वंदना योजना देखा होगा, बच्चे पैदा होते हैं तो उनको माता को कुछ जो है इंसेंटिव्स वगैरह 6,000 रुपए वगैरह दिए जाते हैं। और मातृत्व इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये कि जो ये माताओं को जो है पेड लीव दी जाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको पेड लीव दी जाती है, सवैतनिक अवकाश, मतलब वेतन के साथ उसको 6-9 महीने की छुट्टी दी जाती है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, किसी भी कर्मचारी मजदूर को इतना कम से कम वेतन मिलना चाहिए कि वो निर्वाह कर ले। एक दिन आपसे काम कराया गया, बोला गया आपको मैं 10 रुपए दूंगा, तो क्या 10 रुपए में एक दिन का निर्वहन हो पाएगा? नहीं। तो कम से कम उसे 100 रुपए दो कि वो जी खा ले। तो कम से कम जो है निर्वाह वेतन तो मिलना चाहिए। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ये हो गया। 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। 44 में बात करता है समान नागरिक संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, हाल के दिनों में न्यूज में रहता है, तो समान नागरिक संहिता है ये। अनुच्छेद 45 बालपन एवं पूर्व देखभाल, जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, जो 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता का या सरकार का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST और दुर्बल वर्गों के जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
आरक्षण वगैरह इसी के तहत मिलता है। 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाना। 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, एग्जाम में आ चुका है। 48 ये कहता है पर्यावरण संरक्षण एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। अब अनुच्छेद जो है 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 51 भी पूछा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो ये सब हो गए। अब यहाँ देखिए ये जो डीपीएसपी हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसमें से कुछ ऐसे डीपीएसपी है जैसे ये 6 से कम वर्ष के बालकों के लिए, तो आप अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप देखेंगे बहुत मैच करता है, यहाँ से भी सेम वर्ड, ये पर्यावरण संरक्षण वाला भी मैच करेगा, राष्ट्रीय महत्व इसको भी, तो हम वहाँ देखेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कौन सा जो है, कौन सा ऐसे लिस्ट दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है या फिर डीपीएसपी है, क्योंकि दोनों दिखते हैं सेम, तो आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाता हूँ। अभी हम रिट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य इसे कहते हैं या मौलिक कर्तव्य। तो कुछ हम स्टैटिक बातें देख लेते हैं पहले। तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 42 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और कब आया था तो 1976 में। जो पहली बार मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस टाइम 10 ही जोड़े गए थे, और ये 42वें संविधान के तहत, संविधान संशोधन के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। भाग 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, तो नया भाग 4A भी बना। इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51A, और फिर 10 हो गए, तो अभी वर्तमान में है 11। तो फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये बात याद रखिएगा। 11 है, 10 हो गए ये, एक ये हो गया, दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके सहित 86वें में एक जोड़ा गया था, 42 में 10। अब कौन सी समिति जो है इसको रिकमेंड की थी, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी, और ये इन्होंने समिति ने कहा कि जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए नागरिकों के लिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी, कुछ नागरिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए थे रूस के संविधान से लिया गया था, और देश में कुछ गिने ही चुने देश है जहाँ की कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, जैसे रूस हो गया, जापान में भी है और हमारे भारत में। फिर देखिए कुछ समय बाद वर्मा कमेटी का गठन किया गया, इसलिए कि क्या मौलिक कर्तव्यों को जो है कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है, आपको पता है कि बाध्यकारी तो नहीं है। तो सरकार एक बार को सोची कि इसको बाध्यकारी कर दिया जाए, मतलब आप अगर आप अपने राइट्स जो है कर्तव्यों को, ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हैं तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन वर्मा कमेटी की बातों को जो है नकार दिया गया, बोला गया नहीं आप कानूनी मान्यता दे देंगे तो फिर बेकार हो जाएगा सब। तो 3 बातें याद रखिएगा, 4 बातें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 86वें में एक और ऐड किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और रूस से लिया गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं ये टोटल 11 है कौन कौन से। तो पहला हमारा कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को संजोएं अपने हृदय में। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सातवां, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, सातवां, अब हमने जो है डीपीएसपी में सेम चीजें पढ़ा था कि जो है पर्यावरण की, वन की, झील की, नदी की, वन्यजीवों की रक्षा करें।
और यह अनुच्छेद जो है हम लोग 48A में डीपीएसपी में पढ़े थे, लेकिन वहाँ क्या था, आपने पढ़ा होगा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव की रक्षा करे, उसमें झील और नदी नहीं था। तो अगर आपको झील और नदी दिखे तो समझ जाइए कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, और झील और नदी नहीं दिखे तो वो डीपीएसपी है। 8वां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की संभावना का विकास। 9वां, अब 9वां भी डीपीएसपी है, तो अनुच्छेद 39 में जो है 49 में हम लोगों ने पढ़ा था सार्वजनिक संपत्ति, स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व की रक्षा और हिंसा से दूरी। वहां हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय महत्व की जो है सरकार रक्षा करेगी, लेकिन उसमें सार्वजनिक संपत्ति, स्मारक, हिंसा से दूरी नहीं था। तो जो है यही चीजें अलग है, आपको ध्यान रखना है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष हो। 11वां भी डीपीएसपी है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा दें। कौन देगा? अभिभावक। वहां हमने देखा था 6 से कम वर्ष के बच्चों को, यहाँ क्या है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना ही है। तो याद रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है। तो यह अनुच्छेद 45 में भी लिखा गया है डीपीएसपी, और फंडामेंटल जो है ड्यूटीज भी है। तो ये हो गए, आपको याद रखना है दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, रिट। रिट होता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको कोई एक रिट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा यह क्या है। पहले रिट समझते हैं। तो अनुच्छेद 32 में हम लोगों ने जो है पढ़ा था, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, तो वही बात, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है केवल मौलिक अधिकारों में। तो यह बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है केवल मौलिक अधिकारों के लिए, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है और संवैधानिक अधिकारों के लिए। तो याद रखिएगा ये बात। रिट होते हैं 5 प्रकार के। पहला रिट हैबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ज्यादातर यही पूछा जाता है, हैबियस कॉर्पस। तो इसका मतलब हुआ गैर कानूनी रूप से अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति को अदालत में पेश करना। तो कोर्ट कहेगी कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है तो उसको आप कोर्ट में पेश करिए। तो ये है। दूसरा है मैंडेमस, इसको हिंदी में परमादेश कहते हैं। ये क्या कहता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी, ये जो मैंडेमस होता है वो किसी सरकारी व्यक्ति को जारी होता है, और इसका ये मतलब होता है कि सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर ही नहीं रहा, तो उसके लिए कोर्ट परमादेश जारी करती है। अब प्रोहिबिशन मतलब निषेध, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। कोई अधिकारी जो है ऐसा कार्य कर रहा है जो इसके अधिकार में है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रोकती है। अब देखिए सर्टियोरारी, अब ये क्या है, तो यह ऊपरी अदालतों द्वारा निचली अदालतों को किया जाता है। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि जो लंबित मामले हैं उसको हमारे पास भेजो। अब 5वां है, लास्ट है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो ये कहता है कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करते हैं, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा। अब ये कहता है क्वा वारंटो कि जैसे कोई अधिकारी है, अब वो अवैध रूप से जो है उस पद पर कब्जा कर रखा है जबकि वो उसके लिए योग्य ही नहीं है, तो उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप पद धारण किए हैं, तो उसके जो है कार्यों की समीक्षा होती है। तो ये बात है, ये है 5 रिट। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आपको हर टॉपिक से मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम में जो है यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेंगे ही, और ये आपको पूरा याद कर लेना है। तो ये रहा, बाकी हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है, अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसको भी मैं वहाँ डाल दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे तो हमारा एक उत्साह बढ़ता है, हमें अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।